हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6 है। कल मैंने रॉकेट प्रॉब्लम समझाया था, उसको समझाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करूंगा, गन बुलेट सिस्टम की बात करूंगा और कनेक्टेड बॉडी मोशन थोड़ा सा समझाऊंगा। ये लेक्चर नंबर 6 है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं बेटा। 45 से 50 मिनट का लेक्चर होगा, पहले मैंने ड्यूरेशन बता दिया है, तो बहुत आसानी से आप इतना लेक्चर तो देख सकते हो। इतना तो कभी भी कहीं भी बैठे किसी भी दिन देखा जा सकता है। अगर तुम अभी भी बहाना बना रहे हो तो सुन लो कान खोल के, मैं तुम्हें समरी लेक्चर भी आज दूंगा और असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी दूंगा। जो करना है कर ले, नहीं पढ़ना है मत पढ़, समझ गया? खोल के रख दूंगा, एकदम धागा खोल के रख दूंगा। चलो आओ, तो आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? रॉकेट प्रॉब्लम के बारे में। आराम आराम से समझा दूंगा, जल्दीबाजी में समझाया था तो भी सबको समझ में आया था। रॉकेट प्रॉब्लम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम एंड व्हाट गन बुलेट सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम एंड कनेक्टेड मोशन का फील्ड, कनेक्टेड मोशन का फील्ड। चलो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रॉकेट प्रॉब्लम क्या है। तो रॉकेट प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ गुड क्वेश्चंस ऑन अ वेरिएबल मास सिस्टम। रॉकेट प्रॉब्लम इज गुड क्वेश्चंस ऑन वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जांपल है। वेरिएबल मास सिस्टम जहां भी हो, वेरिएबल मास सिस्टम कैसे पहचानेंगे? मास चेंज हो रहा होगा dm/dt रेट से और वेलोसिटी उसका क्या होगा? कुछ कांस्टेंट। उस केस में जो फोर्स लग रहा होगा वो v इंटू dm/dt होता है। हम बात कर रहे थे साहब, एक रॉकेट है, सिंपल सा, ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल में लिक्विड भरा होता है जिसको वो बर्न करता है। लिक्विड बर्न करेगा तो उसका मास खत्म होगा, बर्न करके पीछे u वेलोसिटी से इजेक्ट करता है। वेलोसिटी ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस है, वेलोसिटी ऑफ गैस, एंड पर सेकेंड dm/dt रेट से गैस बर्न हो रहा है। तो dm/dt रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, अल्फा बोल दिया उसको, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। इनिशियल मास मान लो m0 था, m0 मतलब स्टार्टिंग का मास, इनिशियली मास। तो मैं सिंपल तुमसे पूछूं कि पर सेकेंड कितना मास खत्म होगा? dm/dt। एक सेकेंड में कितना मास खत्म होगा? पर सेकेंड रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल इज dm/dt। पर सेकेंड कितना मास खत्म हो रहा है? dm/dt। तो टी टाइम के बाद मास कितना बचेगा? मास आफ्टर टाइम टी। बस एक छोटा सा सवाल है, आफ्टर टाइम टी अगर तुम हर एक सेकेंड में 10 रुपए लूज कर रहे हो, 10 रुपए पर सेकेंड लूज कर, तो 5 सेकेंड में कितना लूज करोगे? 50। 8 सेकेंड में कितना लूज करोगे? 80। तो यहां पे आफ्टर टी टाइम कितना मास बचेगा? तो इनिशियल मास माइनस जो बर्न हो गया, बर्न कितना हुआ? dm/dt रेट से बर्न हो रहा था तो टी टाइम में इतना बर्न होगा। दैट्स इट। हम बात करते हैं इनिशियल एक्सेलरेशन, कि इनिशियली एक्सेलरेशन क्या रहा होगा। तो उसके लिए हम रॉकेट का बनाते हैं एफबीडी ऑफ रॉकेट। टी टाइम के बाद की बात नहीं कर रहा, तो मैंने टी टाइम के बाद मास क्या होगा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए निकाल लिया। एफबीडी ऑफ रॉकेट बनाओगे, ध्यान से देखना बेटा, ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा रॉकेट पे, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा रॉकेट पे u इंटू dm/dt। देखो इसके अंदर फ्यूल है, फ्यूल को उसने बर्न किया और u वेलोसिटी से नीचे फेंका। तो फ्यूल को बर्न करके u वेलोसिटी से नीचे फेंकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना? u इंटू dm/dt, u इंटू dm/dt, u इंटू dm/dt। तो गैस बाहर निकलेगा तो गैस इस पर ऊपर फोर्स लगा देगा, u इंटू dm/dt। अब मान लो इसका इनिशियली मास m0 था, तो नीचे ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा m0g, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m0g। तो इस रॉकेट पर नेट फोर्स कितना कहोगे बताओ? इस रॉकेट पर नेट फोर्स बेटा बोलोगे, ऊपर उड़ाना है तो बेसिक बात ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए। अब थ्रस्ट फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, डाउन, अब सबट्रैक्ट करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और रॉकेट पर अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर, तभी तो ऊपर उड़ता है। और ऊपर जब उड़ता है तो रॉकेट देख रहा होगा नीचे एक वो बनाता है, क्लाउड बनाता है, डस्ट मतलब धुएं का क्लाउड बनाता है, जिसको मशरूम क्लाउड कहते हैं,
क्योंकि मशरूम शेप का क्लाउड होता है, बहुत तेजी से नीचे बाहर फेंकता है तो मशरूम क्लाउड बन जाता है। चंद्रयान 3 में 12 किलोमीटर हाइट तक वो मशरूम क्लाउड एज इट इज बन के ऊपर गया था। जिस समय लॉन्च हुआ था ना, मशरूम क्लाउड बना, वो 12 किलोमीटर ऊपर तक गया था। तो नेट फोर्स बोलो, ऊपर वाला फोर्स U इंटू डी एम बाई डी टी माइनस एम नॉट जी, ये नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स बराबर होता है सेकेंड लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर एम ए, तो नेट फोर्स इसको हम एम ए लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूं इनिशियली, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, तो एम नॉट ए नॉट t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम ए इज इक्वल टू यू डी एम बाई डी टी माइनस एम नॉट जी। एम नॉट को नीचे ले आओ तो ए नॉट बराबर इससे डिवाइड होगा तो यू डी एम बाई डी टी बटा एम नॉट माइनस जी। यही आया था क्या जो मैं कल आपको फील से समझाया था। ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना के समझा दिया मैंने। कल मैंने आपको किससे समझाया था? फील से। फील से कैसे समझाया था जरा देखो। फील से समझाया था कि देखो इसको ऊपर जंप करने के लिए कितना फोर्स है, यू इंटू डी एम बाई डी टी, तो यू इंटू डी एम बाई डी टी फोर्स बटा मास एक्सेलरेशन हो गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। और ग्रेविटी भी इसके मास की वजह से नीचे जी एक्सेलरेशन से खींच रही होगी, तो नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन घटा देते हैं, ये आंसर आ गया। बताओ दोनों से अच्छे से समझ में आ गया तो बता दो मोक्ष मिला एकदम। अब आगे देखो आफ्टर टाइम टी। अब देखो बेटा आफ्टर टाइम टी अगर तुम इस पर नेट फोर्स पूछोगे तो आफ्टर टाइम टी ये वाला फैक्टर तो चेंज ही नहीं हुआ ना भाई। गैस बर्न होकर यू वेलोसिटी से बाहर निकलेगा और पर सेकंड इतना गैस बर्न हो रहा है, तो ये वेलोसिटी जो रॉकेट पर, सॉरी ये फोर्स जो रॉकेट पे ऊपर लग रहा होगा इसकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई। तो सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाता रहेगा? नहीं, हो क्या रहा है लगातार रॉकेट का जो मास है ना वो कम हो रहा है। टी टाइम के बाद इसका मास कुछ कम होगा, तो नीचे की तरफ जितना मास बचता है उतना ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mtg। तो नेट फोर्स क्या हो गया? u dm बाई डी टी, यू डी एम बाई डी टी माइनस mtg, ये नेट फोर्स बचेगा ऊपर की तरफ। नेट फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, उसी टाइम का मास mt इंटू उसी टाइम का एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू यू डी एम बाई डी टी माइनस mtg। mt को इधर ले आओ तो at बराबर हो जाएगा u डी एम बाई डी टी बटा mt माइनस mt से mt कट जाएगा नीचे जी। यही तो आंसर आएगा। सर ये आंसर और उस आंसर में तो कोई फर्क ही नहीं है, सेम पैटर्न पे लिखा है आपने। देखो u डी एम बाई डी टी बटा एम नॉट माइनस जी, u डी एम बाई डी टी एम टी माइनस जी, सेम आंसर। बट mt की वैल्यू टी टाइम के बाद क्या होगी? तो at बराबर हो जाएगा u डी एम बाई डी टी mt की वैल्यू होगा इनिशियल मास माइनस डी एम बाई डी टी इंटू टी माइनस जी। अभी देखने में बहुत भयंकर लग रहा है लेकिन कंसेप्चुअली सोचोगे तो बहुत आसान है। क्लियर है क्या? ये रॉकेट प्रॉब्लम समझ में आया बेटा? नीचे थोड़ा सा मैंने ये समझाया था, वो देखिए लास्ट लेक्चर में कितनी शानदार तरीके से समझाई थी, सब कुछ दिमाग में घुसा था। आइए उस पर सवाल करें जो होमवर्क मैंने दिया था। 800 kg rocket is fired from the earth so that exhaust speed is 1200 meter per second. Then calculate mass of the fuel burning per second to provide initial thrust to overcome its weight. अब लास्ट वाला जो लाइन लिखा है उसको समझो, ठीक है। रॉकेट का मास 800 kg है इनिशियली मास जिस समय फायर किया था, और जिस स्पीड से फायर कर रहा है 1200 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट मास ऑफ द फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड, मास ऑफ द फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड डी एम बाई डी टी पूछ रहा है, टू प्रोवाइड इनिशियल थ्रस्ट टू ओवरकम इट्स वेट। मतलब इससे डी एम बाई डी टी रेट से मास बर्न करूं, कितने रेट से मास बर्न करूं ताकि जो अपथ्रस्ट है वो उसके वेट को ओवरकम कर ले। मतलब वेट को ओवरकम कर ले मतलब भाई मेरे ये इतना फोर्स होना चाहिए कि नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर ले। तो सर इसको तो इनिशियल एक्सीलरेशन मिलेगा ही नहीं। हाँ तो दिया भी नहीं है कुछ। वो बोल रहा है कि अब थ्रस्ट फोर्स कितना हो कि एमजी को बैलेंस कर ले। मान लो रॉकेट रखा हुआ है बस, तो नीचे एमजी तो लग ही रहा था। अब थ्रस्ट फोर्स कितना हो कि एमजी को बैलेंस कर ले, ये सवाल है। तो ये इसको बराबर रख दो, यू डी एम बाई डी टी बराबर एम जी, दैट्स इट। यू 1200, डी एम बाई डी टी मेरे से पूछा है, मास 800 गुना जी 10, 1 2 0 से 2 0 कटेगा, 80/12, तो डी एम बाई डी टी आ जाएगा आपका 80/12, 12 × 60, 12 × 72, तो 6.86।
7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास। नेक्स्ट देखिए, अ क्रैकर रॉकेट इज इजेक्टिंग गैस एट अ रेट ऑफ इतना केजी पर सेकेंड, मतलब डीएम बाई डी दिया है, विथ वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। देन एक्सिलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज, एक्सिलरेटिंग फोर्स मतलब एक्सिलरेशन नहीं पूछा, ये पूछा कि वो फोर्स बताओ जिसकी वजह से वो एक्सिलरेट कर सकता है। एक्सिलरेटिंग फोर्स क्या होगा, एक्सिलरेटिंग फोर्स क्या होगा, तो तुम्हें यहाँ पे अब थ्रस्ट निकालना है, F इज इक्वल टू यू डी एम बाई डी टी, यू डी एम बाई डी टी, फोर्स निकालना है बस, ये फोर्स ही तो है, यू डी एम बाई डी टी। सर माइनस एम जी नहीं करेंगे? एक बात बता, डेटा में कहीं रॉकेट का मास दिया हुआ है जो एम जी निकाल लोगे? नहीं ना, तो यहाँ पे तुम माइनस एम जी करके नेट फोर्स निकाल भी नहीं सकते। ये नेट फोर्स नहीं पूछा है, ये वो फोर्स पूछा है जिसके वजह से एक्सीलरेशन पैदा ले रहा है। तो अब थ्रस्ट ही तो है, यू बोलो 400 और डी एम बाई डी टी हो जाएगा 5/100। क्यों? पॉइंट हटाओगे तो 5/100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कटा है, 5 चौक 20 न्यूटन इज योर करेक्ट आंसर। कितना आसान है। नेक्स्ट देखिए, रॉकेट ऑफ मास 5700 kg इजेक्टिंग मास एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। एक रॉकेट है जिसका मास है 5700 kg, इजेक्टिंग मास एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 50 kg पर सेकेंड। तो इसका मास दिया हुआ है और डीएम बाई डी टी दिया हुआ है बेटा 15 kg पर सेकेंड, विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहां पे समझना 12 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट नहीं है। 1 किलोमीटर को 10 टू द पावर 3 कहते हैं, तो 12 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट 1 मिनट आफ्टर द ब्लास्ट इज। अब यह है ना सवाल जोरदार, रॉकेट का एक्सेलरेशन 1 मिनट बाद पूछा, मतलब 60 सेकेंड बाद पूछा है। तो सबसे पहले बात, एक्सेलरेशन बराबर होगा, जी लेना है, ग्रेविटी फ्री स्पेस तो नहीं बोला, फोर्स बटा मास, तो फोर्स बोलो u इंटू डी एम बाई डी टी बटा मास टी टाइम का क्या लिखोगे, एम नॉट माइनस डी एम बाई डी टी मल्टीप्लाई टाइम टी जितने बाद देर बाद पूछा है माइनस जी, ये फॉर्मूला लाएगा। u की वैल्यू ये रहा 12 इंटू 10 टू द पावर 3, 12 इंटू 10 टू द पावर 3, डी एम बाई डी टी 15 बटा इनिशियल मास क्या है 5700 माइनस डी एम बाई डी टी तुम्हारा दे दिया 15 मल्टीप्लाई 1 मिनट मतलब 60 माइनस जी, ये तुम्हारा आंसर आएगा। तो 12 छक 15 छक्का 90, ये क्या लिख सकते हो 15 छक्का 90, 900 आ जाएगा क्या, ये 15 छक्का 90 और 0 है 900, तो इसको लिख सकते हो तुम 12 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 15, 5700 में से 900 घटाओगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4600। भाई 5700 में से 900 घटाओगे तो 4600 ही तो आएगा, नहीं 4800 आएगा, 729 4800 आएगा, 4800। तो 1 2 से ये 2 जीरो कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, 12 पचे 60, 12 12 12 तेज 12 दूना 24, 12 तेज 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये है तुम्हारा 150/4, 150/4, तो ये 30 चौका 20, 40 से थोड़ा कम, 40 मतलब 37.5 के आसपास आएगा, माइनस जी 10 घटा दो 27.5 के आसपास ऑप्शन है क्या, देखो भाई 13 तो आएगा नहीं, 3 तो आएगा नहीं, 34 आ सकता है, लेकिन 34 कैसे आएगा, ये वाला फैक्टर ही 37 है, उसमें से 10 घटाओगे, ये आंसर आ गया। देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, पूरा फील आ गया, सवाल भी सॉल्व हो गया बहुत अच्छे से। इफ द फोर्स ऑन द रॉकेट दैट रिलीज द एग्जॉस्ट गैस विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड इज 10 न्यूटन, ठीक है। इफ द फोर्स ऑन द रॉकेट दैट रिलीज द एग्जॉस्ट गैस विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना ही जितना न्यूटन, देन द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, तो रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल ही तो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, u इंटू डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू 210 न्यूटन दिया हुआ है, ये u है तुम्हारा 300, ये 300 है, 300 है तो डबल 300 है, उधर 210 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, तो डी एम बाई डी टी आ रहा है तुम्हारा 21/30, क्या रहा है 21/30, निकाल लो भाई आराम से आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये कहाँ गया भाई अभी, अच्छा ये तो मैंने नीचे कराया था इसलिए ये नीचे की तरफ आ गया। अब मैं तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझाता हूँ। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो पहले तुम्हें मैं मैथमेटिकल फील देता हूँ आराम से। देखो क्या कह रहा है कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से लगने वाला नेट फोर्स मतलब नेट अनबैलेंस फोर्स, जैसे मान लो कि इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर से 10 न्यूटन लगा है,
एक फोर्स इधर से 10 न्यूटन लगा तो नेट अनबैलेंस क्या हो गया 0। अगर इस बॉडी पे 15 न्यूटन लग रहा है, इस पर 4 न्यूटन लग रहा है, तो नेट अनबैलेंस क्या हुआ 15 आगे 4 पीछे 11 न्यूटन फॉरवर्ड। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और सिस्टम, एक बॉडी हो या एक से ज्यादा बॉडी हो, एक बॉडी को भी सिस्टम हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बॉडी ले लिया। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और सिस्टम इज 0, देन मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी एंड सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। मैथमेटिकली देखिए फोर्स बराबर होता है dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इफ फोर्स इज इक्वल टू 0, किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 लग रहा, भाई बाहर से उस पर फोर्स नहीं लग रहा कि नेट फोर्स 0 लग रहा, हो सकता है 2 फोर्स लग रहा हो लेकिन दोनों का सम 0 आ रहा, रिजल्टेंट 0 आ रहा। तो 2 फोर्स लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो F को रखेंगे 0 बराबर dp बाई dt। तो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 आ गया तो वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। कोई इवेंट होने से पहले, कोई इवेंट होने के बाद नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर उस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स या बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0 है। ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। अब थोड़ा फिजिकली समझाता हूं। जैसे मान लो ये बर्फ का पहाड़ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0, एकदम स्मूथ सरफेस है, क्या एकदम स्मूथ सरफेस है। यहां पर एक आदमी को उठा के रख दिया मैंने तुम्हारी मुंडी पकड़ी, तुम्हारी क्या पकड़ी, मुंडी, ये ना तुम्हारा टीकी बाल, ऐसे पकड़ा और ले जाके इस पे रख दिया बर्फ के पहाड़ पे। अब वहां तुम्हें भयंकर ठंडा लग रहा, बड़ी मुश्किल से तुम वहां पे खड़े होकर ऐसे ठिठुर रहे हो, अब तुम वहां से बच के निकलना चाहते हो। इधर यहाँ जमीन है, यहाँ जमीन है, यहाँ पूरा बर्फ ही बर्फ है। अब बताओ क्या करोगे, फिर क्या करेंगे, चल के आ जाएंगे, चल सकते नहीं क्योंकि बर्फ में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता है। तो क्या करेंगे सर, रेंग के आ जाएंगे, रेंग सकते नहीं, कैसे रेंग लोगे बताओ सर, बर्फ के अंदर हाथ डाल देंगे, नहीं -88 डिग्री सेल्सियस है, 88 डिग्री सेल्सियस सर, उस पर क्या होता है, बर्फ एकदम ठोस पत्थर जैसा हो जाता है, उसमें तेरा हाथ जाएगा नहीं, हाथ डालेगा जम जाएगा वहीं पे। तो क्राउल कहते हैं ना बच्चे, क्राउल करके आ जाएंगे। चल क्यों नहीं सकते, क्योंकि चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। क्राउल करने के लिए तुम क्या करोगे, अपने हाथ को उसमें डाल दोगे बर्फ के अंदर और ऐसे ऐसे करके आ जाओगे, लेकिन इतने ज़्यादा टेम्परेचर है कि तुम क्राउल भी नहीं कर सकते। अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे बोलो। तो एक उपाय है, क्या, मान लो तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा फोन, जो कुछ भी, मान लो तुम्हारे पास एक हेवी फोन है, हेवी, उस फोन को पकड़ो, ध्यान से देखो, तुम यहां पे खड़े हो, तुम और तुम्हारा फोन दोनों का नेट मोमेंटम अभी कितना है, नेट मोमेंटम कितना है, तुम और तुम्हारे फोन का नेट मोमेंटम क्या है 0। तुम क्या करो, जोर लगा के फोन को आगे फेंको, फोन को आगे फेंक दो v वेलोसिटी से। मतलब तुमने क्या किया, फोन को आगे फेंक दिया v वेलोसिटी से। तो किसने फेंका, तुमने। तो तुमने फोन पे फोर्स कहां लगाया, आगे, तो फोन तुम पे फोर्स कहां लगाएगा, पीछे। अगर मैं तुम्हें और फोन को सिस्टम मान लूं, फोन को सिस्टम मान लो, तो नेट फोर्स सिस्टम पर क्या लगा 0। तो 0 कैसे लगा, आपने तो लगाया फोन पे। तो भाई फोन और मैं, देखो ऐसे, ये समझो, ये फोन है मेरा, समझने की कोशिश करो, ये फोन है मेरा और ये मैं हूं। मैंने क्या किया, मैंने इस फोन पे आगे फोर्स दिया, आगे धक्का मारा, आगे फेंका। तो मेरे और फोन को अगर तुम सिस्टम मान लो, तो मेरे और फोन पे बाहर से कोई फोर्स तो लग नहीं रहा। मैंने फोन को आगे धक्का मारा, फोन मुझे पीछे धक्का मारेगा, तो फोन आगे जाएगा, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा क्योंकि स्मूथ सरफेस है। तो क्या फोन को मोमेंटम मिला, हाँ फोन को मोमेंटम मिल गया, और साथ साथ इस मैन को भी पीछे की तरफ कुछ मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन यहां पे एक्सटर्नल फोर्स 0 था, इसलिए फाइनल मोमेंटम किसका, सिस्टम का 0 होगा। फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, 0 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल भी 0। फाइनल में क्या लिखोगे मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या लिखोगे, mu वेक्टर प्लस कैपिटल mv वेक्टर। v वेक्टर में लिखा है, डायरेक्शन पीछे तो अपने आप माइनस आ जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो mu बराबर कैपिटल mv विथ नेगेटिव साइन आ जाएगा ये, तो v बराबर ये इतना आ गया।
तो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम मिला, लेकिन सिस्टम को मोमेंटम नहीं मिला। तो बस मोमेंटम के हेल्प से तुम पीछे आ जाओगे। दूसरा इसमें ये भी कहते हैं अगर फोन भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, क्या करोगे? तो स्प्लिट करो, थूक फेंको। तो तुम्हारे बॉडी का कुछ पार्ट, तुम पूरा सिस्टम हो, तुम आगे थूक फेंकोगे, तो थूक पे तुमने आगे फोर्स लगाया, तो तुम्हारे बॉडी का कुछ लिक्विड बाहर गया, तो तुम पीछे आओगे। सर दिमाग में एक आइडिया आया, क्या? सर सुसु कर देते हैं खड़े होके एकदम, तो कुछ लिक्विड पर फोर्स लगाएंगे, वो लिक्विड आगे गया तो हम पीछे चले जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। सर ऐसे जमीन पर तो नहीं होता, क्योंकि जमीन पर पैर तुम्हारा फ्रिक्शन की वजह से इंटरलॉक्ड होता है। स्मूथ सरफेस पर रख के तुम सुसु करोगे तो अपने आप पीछे चले जाओगे। तो जब फंसो तो याद रखना मजबूरी में। क्लियर है क्या? इसी पे बेस्ट बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल है गन बुलेट सिस्टम। हालांकि कंजर्वेशन ऑफ इसको मैं वर्क एनर्जी पावर में भी थोड़ा पढ़ाता हूँ, कभी यहाँ भी पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी का भी कंसेप्ट पढ़ना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी तुम जानते हो यार, इतना तो ड्रॉपर हो, सुने हो कि काइनेटिक एनर्जी होता है, अगर मास एंड वेलोसिटी में लिखो तो हाफ एम बी स्क्वायर, और मोमेंटम के टर्म्स में लिखो तो पी स्क्वायर बाई 2m। पता है आधे बच्चे मुझे मैसेज कर देंगे इस बात पे कि सर हम फ्रेशर की तरह पढ़ते हैं, लेकिन है तो ड्रॉपर ना। लेकिन सर हम तो एक पहली बार पढ़ रहे हैं। तो भाई पहली बार पढ़ रहे, इसमें मेरी क्या गलती है? बता बता। तू ये भी नहीं जानता तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये 9th क्लास में पढ़ना है, 9th क्लास में पढ़ना है। सिर्फ इतना तुम्हें याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, उसको हम पी स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं। अब सुन, अब ये तुम्हारा गन है, देख बड़ा सा गन है, और गन के अंदर ये येलो कलर का जो तुम्हें दिख रहा है वो बुलेट है। तो ये गन बुलेट सिस्टम हो गया, इसको मैंने सिस्टम माना है। किसको सिस्टम माना है? गन बुलेट सिस्टम को। गन बुलेट को हमने सिस्टम माना है। गन का मास कैपिटल एम, बुलेट का मास स्मॉल एम। लिख देता हूं, कैपिटल एम मास ऑफ गन, मास ऑफ गन, एंड स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट। देखना जरा प्यार से, ढंग से, तो तुम्हें इस पूरे एक्सप्लेनेशन में इसी का फील आएगा जो अभी यहां समझा। पूरे एक्सप्लेनेशन में कैसे? देखो ये तुम्हारा सिस्टम है। अब मैं सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा। अभी बताओ सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है? तो इनिशियली मोमेंटम 0 है। एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स गन बुलेट सिस्टम इज 0। अब मैंने धीरे से इस गन को पकड़ा और ट्रिगर को दबाया। सर ट्रिगर किसने दबाया? मैंने। आप तो एक्सटर्नल हो गए, ट्रिगर नहीं दबा सकते। एक्सटर्नल फोर्स तो 0 होना चाहिए। तो भाई साहब ट्रिगर दबाने का मतलब है जस्ट ऑन करना। ट्रिगर बड़ा स्मूथ होता है, तो जस्ट हल्का सा दबाना होता है। सर ऐसे थोड़ी ना होता है, ट्रिगर हल्का दबाना होता है। कई बार देखा हमने, ट्रिगर दबाते ही आदमी पीछे लुढ़क जाता है। वो पता है किस लिए? क्योंकि बंदूक चलाने के लिए ना जिगरा चाहिए, जिगरा। कंधे में दम होना चाहिए बंदूक चलाने के लिए। क्यों? ध्यान से समझो, कंसेप्ट समझो। जब ये बुलेट बाहर जा रहा है तो तुम्हारे ट्रिगर दबाने में जो फोर्स लगा ना उसके वजह से नहीं जा रहा, वो गन एंड बुलेट का अंदर के मैकेनिज्म है जिसके वजह से ये गन बुलेट पे फोर्स मारा। ऐसा कुछ होता है जो बहुत तेजी से उस पर बुलेट पर फोर्स मारता है। तुम बस ट्रिगर दबा के ऑन कर रहे हो, ट्रिगर दबाने में निग्लिजिबल फोर्स लगता है, सो एक्सटर्नल फोर्स काउंट नहीं करेंगे। ट्रिगर हल्का टच करते हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से अगर बुलेट गया है तो लो तुम्हें बुलेट दे देता हूं, तुम ही फायर कर दो हाथ से फेंक के। चले हाथ से फेंक के फायर कर सकते हो क्या? नहीं ना। इसका मतलब ट्रिगर दबाने का मतलब कोई फोर्स नहीं लगाया, जस्ट इसको ऑन किया सिस्टम को। समझ गया? सिस्टम को क्या किया? ऑन। ट्रिगर दबाने का ये मतलब है। तो मान लो ये तुम्हारा गन था, तुमने हल्का सा ट्रिगर दबाया, तो हल्का सा ट्रिगर दबाओगे तो ये बुलेट बड़ी रफ्तार से यू ऑफ बुलेट से भागा, ये आगे भागा, तो ऑब्वियस सी बात है गन पीछे जाएगा, गन रिक्वायर करेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम का नेट मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए जब अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 लगा है। तो देखो ये गन एंड बुलेट दोनों रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम 0 था। अब फाइनली क्या हुआ है? फाइनली क्या हुआ है कि एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा नहीं, एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा नहीं, तो फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम होगा। तो तुम लिखोगे फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या था? सर 0। देखो 0। फाइनल मोमेंटम क्या? तो फाइनल मोमेंटम सर गन को मिला है,
बुलेट को भी मिला है, तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, ये मिला है। इस टर्म को उधर ले जाओ तो एम वी जी बराबर माइनस एम ऑफ वी बी। ये माइनस बता रहा है कि दोनों को इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम मिले। ये वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगा माइनस एम यू बी बटा कैपिटल एम। इसी को कहते हैं रिक्वायल वेलोसिटी, रिक्वायल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गन। तो जब भी कोई गन फायर करता है तो उसको पीछे झटका क्यों लगता है? जैसे उसने गन लिया, उसको पीछे अचानक से झटका क्यों लगा? पीछे अचानक से झटका क्यों लगा? पीछे अचानक से झटका लगता है क्योंकि बुलेट आगे गया, तो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया तो बुलेट गन पे लगाएगा, गन तो पीछे जाना चाहेगा, तो हमारे कंधे को धक्का देके पीछे जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जिगर होना चाहिए, कंधे में दम होना चाहिए बंदूक चलाने के लिए। इसलिए कई बार आपने देखा हो छोटा बच्चा कोई गन चलाता है और अचानक से पीछे लुढ़क जाता है। क्लियर है क्या? या कोई देखा हो मशीन गन चलाता है तो ऐसे चलाता है दू 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 दू, तो भाई दो 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 कर रहा है तो ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि जितनी बार बुलेट फायर हो रहा है गन उतनी बार पीछे जाना चाह रहा है, तुम कंधे से रोक रहे हो। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन तो क्या बोलोगे? या चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या बोलोगे? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट सर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली बुलेट की मोमेंटम जीरो थी, फाइनली बुलेट की मोमेंटम है, तो ये हो जाएगा एम यू बी। तो ये जो एम यू बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट है, मतलब मोमेंटम बुलेट का चेंज हुआ है। हाँ बुलेट पे फोर्स लगा होगा, हाँ लगा है, गन्ने लगा है, आप तो बोल रहे थे मोमेंटम कंजर्व होता है। भाई सिस्टम का ये दो बॉडी मिला के तुमने सिस्टम माना है। अगर तुम एक बॉडी की बात करोगे, सिर्फ बुलेट की बात करो तो बुलेट पे तो फोर्स लगा है, गन ने लगा है। सिर्फ गन की बात करोगे तो बुलेट ने गन पे लगाया, तो गन का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि गन इंडिविजुअल बॉडी पे फोर्स लगा है। बुलेट का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि बुलेट पे फोर्स लगा है। मोमेंटम किसका कंजर्व होगा? गन बुलेट सिस्टम का, गन बुलेट सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। समझ में आ रहा है क्या? किसका मोमेंटम कंजर्व होगा? गन बुलेट सिस्टम का। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट भी होगा। और मैं आपको बता दूं जितना मोमेंटम बुलेट आगे लेके गया है, जितना मोमेंटम बुलेट में चेंज हुआ है उतना ही मोमेंटम गन में चेंज हुआ है। बताओ हाँ कि ना? सर कैसे? भाई मेरे इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनली सिस्टम का मोमेंटम जीरो होना चाहिए, तो जितना मोमेंटम बुलेट लेके जाएगा उतना ही गन पीछे लेके जाएगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू एम यू बी भी लिख सकते हैं। सेम मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन माइनस लगा देंगे, या कैपिटल एम वेलोसिटी ऑफ गन लिख देंगे। एक ही बात है रे, ये लिखूं या ये इसके बराबर, एक ही बात तो है। हाँ सर मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट मिला है, मतलब आप ये कह सकते हो मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट। यही तो है, मोमेंटम ऑफ बुलेट ही तो है और ये मोमेंटम ऑफ गन है, ये आप लिख सकते हैं। अगर अब मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी किसको ज्यादा मिला है, तो बेटा देखना काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है पी स्क्वायर बाई 2m। क्या दोनों को सेम मोमेंटम मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में? हाँ तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही हुआ, तो यहां से कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। किसका मास कम है? सर बुलेट का मास कम है, ऑब्वियसली बात है, तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी गन के कंपेयर में। गन के कंपेयर में रेशियो भी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन बराबर, मोमेंटम तो सेम मिलेगा, तो बुलेट में नीचे बुलेट का मास और गन में ऊपर गन का मास, नीचे गन है तो ऊपर गन का मास, यह आ जाएगा। इनवर्स रेशियो ऑफ मास के टर्म्स में आया है, क्या है? इनवर्स रेशियो ऑफ मास के टर्म्स में है। डिटेल इसमें बोलते हैं कि जब बुलेट फायर हुआ तो कुछ आवाज आई, कुछ इंटरनल फोर्स ने वर्क किया, तो वही वर्क दोनों के काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड हुआ है, तो कितना वर्क किया होगा ये हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। वहाँ भी मैं गन बुलेट सिस्टम दोबारा से थोड़ा समझाऊंगा, वहाँ पे एक्सप्लोजन वाला केस कराऊंगा कि अचानक से बम फूटा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाला केस कराऊंगा वहाँ पे, ठीक है ना? वो सारी केसेस हम बाद में करेंगे। ये देखिए सवाल समझिएगा। अच्छा एक चीज़ और, मान ले ये गन है एंड गन फायर्स n बुलेट पर सेकेंड, n बुलेट पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड n बुलेट फायर कर रहा है, तो टोटल फोर्स ऑन गन क्या होगा? टोटल फोर्स ऑन गन, सर टोटल फोर्स ऑन गन निकालना है तो फोर्स ऑन बुलेट निकाल लो।
फोर्स ऑन वन बुलेट बताओ क्या होगा? फोर्स ऑन वन बुलेट, फोर्स ऑन वन बुलेट होगा m इंटू यू बी, चेंज इन मोमेंटम बुलेट का। पीछे देख, फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बाई, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट क्या है? एम यू बी। तो एम यू बी बाई टी। सर टी क्या माना है? टाइम ऑफ फायर, मतलब जितने देर में मोमेंटम चेंज हुआ है, टाइम ऑफ फायरिंग, टाइम ऑफ फायरिंग, टोटल टाइम ऑफ फायरिंग। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब मैं अगर आपसे पूछूं फोर्स ऑन एन बुलेट, टोटल अगर एन बुलेट फायर किया तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो जितना एक बुलेट पे फोर्स लगा होगा सारे फोर्स को जोड़ दो तो टोटल एन बुलेट पे फोर्स आ जाएगा। एन यू बी बाई टी, एन यू बी बाई टी। अब मान लो कि नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड ही तो है, टोटल नंबर ऑफ बुलेट बटा टोटल टाइम फायरिंग में। तो टोटल नंबर ऑफ बुलेट टोटल टाइम फायरिंग में स्मॉल एन लिख सकते हो। स्मॉल एन है टोटल नंबर ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो फोर्स ऑन एन बुलेट क्या हो गया? फोर्स ऑन एन बुलेट हो गया, सॉरी कैपिटल एन बुलेट हो गया स्मॉल एन एम यू बी। और जितना फोर्स टोटल एन बुलेट पे लगा है उतना ही फोर्स गन पे लगेगा, क्योंकि भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तभी तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है। तो फोर्स ऑन गन क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन गन क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन गन हो जाएगा एन एम यू बी। बस खत्म। यही डिस्क वाले प्रॉब्लम में भी आपने किया था। देखिए यहाँ पे बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास 50 ग्राम है, 50 ग्राम, सिर्फ 50 ग्राम, फायर्ड फ्रॉम अ गन विथ इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है इसका 35 मीटर पर सेकंड। इफ द मास ऑफ द गन इज 4 kg, मास ऑफ गन इज 4 kg, कैलकुलेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। ओ भाई साहब, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगा? एम भी बटा कैपिटल एम, बोलो 50 गुना 35 बटा 4 मीटर पर सेकेंड। अब जो भी है इसको डिवाइड करके आंसर ले आओ, खत्म। देखो नेक्स्ट, मशीन गन फायर अ बुलेट ऑफ मास 65 ग्राम विथ वेलोसिटी 1300 मीटर पर सेकेंड। द मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 169। मतलब मैन कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है? 169। तो अगर बुलेट गन उस पर 169 फोर्स लगा रहा होगा तो बैलेंस कर लेगा। हाँ, द नंबर ऑफ बुलेट ही कैन फायर पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। देखो जो फोर्स होता है जो गन पे लगता है ऑन गन वो होता है एन एम यू, जहां मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनटू एन एम। ठीक है ना? जितना टोटल बुलेट पे लगा होगा उतना ही गन पे लगेगा, और जितना गन पे लगा है उतना ही मेरी क्षमता तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन मान लो गन पे ज्यादा लगा, मैं कम लगा सकता हूं तो संभाल नहीं पाऊंगा। तो 169 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट निकालने, मास बोलो 65 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई यू बोलो 1300। तो ध्यान से देखो, डबल जीरो से काटोगे तो कट जाएगा, 10⁻⁻1 आएगा, मतलब डिवाइडेड बाई 10 भी लिख सकते हो। एन 65 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 169। तो यहाँ पे जरा पे देखे तो 13 से कैंसिल करूंगा तो ये 13 आ जाएगा, सही लिख रहा हूँ क्या? और 130 बटा 65, ये 10 यहाँ चला गया तो 130 बटा 65। तो n इज इक्वल टू 130 बटा 65, मतलब 2 आंसर आ रहा है। 2 बुलेट पर सेकेंड, सिर्फ 2 ही बुलेट पर सेकेंड फायर कर सकता हूँ। अब बुलेट ऑफ मास 4 ग्राम फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 10 kg। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इतना, देन रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन इज, बहुत आसान है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट। हाँ अपोजिट ही होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ बुलेट थोड़ी ना गन भागेगा। इन्हीं में से 2 कोई आंसर होगा, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये तुम्हारा रॉकेट प्रॉब्लम वाली केसेस हो गई, गन बुलेट समस्या का समाधान हो गया। अब हम बात करेंगे डायनेमिक्स ऑफ अ बॉडी। किसकी बात करेंगे हम? डायनेमिक्स ऑफ अ बॉडी। डायनेमिक्स ऑफ अ बॉडी, बॉडी की डायनेमिक्स मतलब उसका एक्सेलरेशन, उसके भागने का रफ्तार। तो देखो जब भी किसी बॉडी पे आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो सबसे पहले उस पर नेट अनबैलेंस फोर्स लिखोगे, मतलब उस पर नेट फोर्स लिखोगे, उस पर नेट फोर्स लिखोगे बराबर उस बॉडी की मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा? तो जिधर नेट फोर्स लग रहा होगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर ही होगी। सिंपल एक सवाल से शुरू करता हूं, सिंपल एक सवाल से शुरू करता हूं, ये भी लिखना तुम, ऐसी बात नहीं है कि मान लो एक ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg और इस पर ऐसे फोर्स हमने लगाया है, ऐसे फोर्स लगाया है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, फाइंड एक्सेलरेशन।
अगर मैं तुमसे बात पूछूं कि इस पर टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, तो एक बोलोगे कि 3 बोलोगे? तो असल में 3 फोर्स लग रहे हैं बेटा। आगे तो 10 न्यूटन लग ही रहा है, बाकी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा नीचे, और ग्राउंड है तो ग्राउंड इसको टच में रखा हुआ है, तो 4 kg और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल भी लगेगा। अगर तुम इसका एफबीडी बनाओगे, एफबीडी ऑफ 4 kg अगर तुम बनाओगे, तो 4 kg को सबसे पहले एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करो। इस 4 kg पे आगे फोर्स लग रहा है तुम्हारा 10 न्यूटन, और 4 kg पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। जो भी ऑब्जेक्ट होता है जिस पर भी मास है उस पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। तो m बोलो 4 और g की वैल्यू 10, 40 न्यूटन। और कांटेक्ट पे एक ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर, नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे नीचे नॉर्मल लगेगा। ये n, ये n, ये n किस पे है? ब्लॉक पे। नीचे वाला n ग्राउंड पे, ये n। तो नॉर्मल इज इक्वल टू आपका 40 न्यूटन हो जाएगा क्या? कैसे आया? नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इज 0, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट y में अपने आप हवा में नहीं उड़ेगा। सर क्या पता उड़ जाए, मान ले ये हल्का उठा तो नॉर्मल खत्म, नॉर्मल लगी नहीं, लगेगा ही नहीं। अगर कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल लगेगा नहीं, mg तो नीचे लग रहा है तो जाके दबेगा ही। सर हाँ, तो y एक्सिस में तो चल नहीं रहा, और y एक्सिस और एक्सिस को अलग डील करते हैं। अब अगर हम नेट फोर्स x एक्सिस में देखें तो सम ऑफ नेट अनबैलेंस फोर्स को ऐसे लिखते हैं। तो ये x एक्सिस में टोटल कितना फोर्स है? 10 न्यूटन ही तो है इधर लग रहा। और फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एसिलेशन बराबर 10। इसका मास है तुम्हारा 4, 4a बराबर 10, तो एसिलरेशन बराबर हो गया 10/4, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2.5 मीटर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे समझ में आया। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, 10 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लाया इधर से 40 न्यूटन, और इस पे लगाया 20 न्यूटन, ऐसे देखिए ध्यान से, और ये लगाया 40 न्यूटन। अब बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? आराम से सोच समझ के करिएगा, कोई रॉकेट साइंस ये नहीं है, आराम से देख के समझ के आपको करना है, ठीक है? देखिए ये 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है। हाँ सर 10 kg का ऑब्जेक्ट है। इस 10 kg ऑब्जेक्ट पर इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और इसको आगे की तरफ ही धक्का मार रहा है 40 न्यूटन से। तो यही तो बात हो गया। सर फोर्स तो यहां लग रहा है, अरे लग यहां रहा है, लेकिन लग रहा है इस पूरे बॉडी पे कहां? आगे, ये भी आगे 40 न्यूटन। तो इस पर टोटल फोर्स जो एक्स एक्सिस पे आएगा वो 40 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, 60 न्यूटन। फोर्स पर मास 10 इंटू एसिलरेशन बराबर 60, ये कट गया, ए बराबर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए प्लीज, ए बराबर क्या आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर देखिएगा प्लीज, मान लीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इधर फोर्स लगाया हमने 10 न्यूटन का, इधर हमने लगाया F2 40 न्यूटन का, मास है इसका 5 kg। अब ध्यान से देखिएगा, ये 10 न्यूटन कहां लग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे +6 में, और ये 40 न्यूटन कहां लग रहा है? पीछे। अब इस पर अगर आप देखेंगे तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब नेट फोर्स एक्स एक्सिस में किधर लग रहा है? सर पीछे लग रहा है। तो क्या माइनस लेने? माइनस लेने की जरूरत नहीं है, समझना जरा। हमें पता है कि इधर का फोर्स 40 है और आगे फोर्स 10 है, तो अनबैलेंस फोर्स पीछे 30 बचेगा ना? हाँ सर पीछे 30 बचेगा। हमें पता है पीछे की तरफ है 30, 30 बराबर मास बोलो 5 इंटू एक्सेलरेशन है 5 6 30, ए बराबर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बैकवर्ड। ये तुम्हें पता है ना, पीछे आ गया तो जबरदस्ती माइनस नहीं लगाना। तुम लगाओगे भी तो गलत नहीं है। सर नेट फोर्स पीछे आएगा -30, तो -30 लिखोगे, तो एक्सेलरेशन -6 आ गया, मतलब पीछे की तरफ है। नेट फोर्स जिधर होगा एक्सेलरेशन उधर ही आएगा, बस इतना याद रखिएगा। नेट फोर्स जिधर होगा एक्सेलरेशन उधर ही आएगा, कोई दो राय नहीं है। नेट फोर्स जिधर होगा एक्सेलरेशन उधर ही आएगा। अब हम बात करते हैं एक बॉडी के मोशन की बात करी अभी हमने, अब हम बात करेंगे कनेक्टेड बॉडी मोशन। कनेक्टेड बॉडी मोशन मतलब रस्सी से बांध देंगे दो ऑब्जेक्ट को। जैसे बेटा मान लीजिए कि यहां पर एक ब्लॉक है आपका 4 kg का, इसको बहुत सुंदर रस्सी से मैंने यहां बांध दिया। ये ब्लॉक है आपका 6 kg का, वाओ। और इसको पकड़ के मैंने F फोर्स से आगे खींचा है, F फोर्स से आगे खींचा है 20 न्यूटन से। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A and B and tension in the string।
find acceleration of A and B and tension in string स्ट्रिंग में टेंशन भी निकालना है। क्या निकालना है भाई? स्ट्रिंग में टेंशन भी निकालना है। कैसे करोगे? तो बेटा एकदम बेसिक से पहले बताता हूं, उसके बाद एम स्टार बताऊंगा। सबसे पहले तुम एक बात बताओ, ये दोनों साथ चलेंगे कि नहीं? सर एक ही रस्सी से बंधे हैं, जन्म जन्म का रिश्ता है। एक बात बताओ, ये स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं है कि लॉन्गेट हो जाएगा, इसकी लेंथ फिक्स रहेगी। अब मान लो ये 1 मीटर आगे गया तो ये 1 मीटर ही तो आगे जाएगा। तो सबसे पहली बात समझिए कि इसका एक्सेलरेशन ए अगर मानते हो तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा। सर आगे क्यों माना? भाई 20 न्यूटन फोर्स इस पे आगे लग रहा है तो ये आगे खींच के ले जाएगा। ये अगर जाएगा तो सरफेस स्मूथ है। सर चमक गया, ये तो ठीक बात है। अब मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं टेंशन लिखूं तो अलोंग द स्ट्रिंग फॉरवर्ड होगा टी, और यहां पे अलोंग द स्ट्रिंग बैकवर्ड होगा टी। ये टी किस पे लग रहा है? जहां रस्सी बंधा है 6 kg पर पीछे की तरफ। ये टी किस पे लग रहा है? 4 kg पे आगे की तरफ। अगर मैं FBD बनाऊं ऑफ 4 kg, हमें पता है मोशन एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो मतलब एक्स वाला ही फोर्स हम कंसीडर करेंगे। तो 4 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रहा है आगे टी, और कोई फोर्स इस पर एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, अकेला टी है, सिर्फ टी लग रहा। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स टी बराबर इसका मास 4 इंटू एक्सेलरेशन ए। मैंने माना था, क्वेश्चन हो गया सर बस। हाँ, एक्सेलरेशन नहीं आएगा, कैसे आएगा? ये टी है, हमें टी की वैल्यू थोड़ी ना पता। अब हम FBD बनाएंगे 6 kg का, FBD ऑफ 6 kg। जब हम FBD 6 kg का बनाएंगे तो 6 kg पर बेटा आगे फोर्स लग रहा है आपका F जो 20 न्यूटन था, और पीछे लग रहा है टी। पीछे क्या लग रहा है? टी ज्यादा होगा कि F ज्यादा होगा? देख भाई, जब ये फोर्स नहीं होता, मान ले रस्सी बांध के छोड़ देते तो अपने आप रस्सी की वजह से थोड़ी ना चलता ये कहीं, ये तो रस्सी बंधा था, नॉर्मल कंडीशन में होता। ये F ही तो इसको आगे खींच के ले जा रहा है। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है F ज्यादा होगा, और F की तरफ एक्सीलरेशन है। बताओ इसको ऐड करोगे कि सबट्रैक्ट? तो सर F आगे लग रहा है, T पीछे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 20 माइनस टी, देखो F की वैल्यू 20 आगे माइनस पीछे, T बराबर इसका मास 6, और जिधर आपने नेट फोर्स लिया वो आगे लिया, तभी तो 20 में से T घटाया है, तो आगे की तरफ नेट फोर्स, तो आगे की तरफ एक्सीलरेशन है। ये दूसरा इक्वेशन आएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास 6 एक्सीलरेशन नहीं माना था। T की वैल्यू 4a यहां रख सकते हैं, T बराबर क्या है? 4a, तो T की जगह पे 4a रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन दिस। तो 20 माइनस टी के जगह पे क्या रखेंगे? 4a, माइनस 4a बराबर 6a, माइनस 4a उधर चला जाएगा, तो 10a बराबर 20। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम बेसिक से किया है भाई। दूसरी बात, हमें टेंशन चाहिए, तो यूजिंग इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन यूज कर लो। मुझे बताओ T बराबर क्या है? सर 4 इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, 4 इंटू ए की वैल्यू 2 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का अलग अलग FBD बनाया, दोनों के डायनेमिक्स के क्वेश्चन लिखे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, फिर हमने ये कर दिया। अब आओ तुम्हें एम स्टार सिखाए। इतना ही स्पेस चाहिए मुझे सारा आंसर निकालने के लिए, सारा मतलब सब कुछ आंसर निकाल दूंगा इतने ही दूर में। कैसे? सबसे पहले ये रस्सी से बंधा है, तो क्या इन दोनों को मिला के एक बॉडी मान सकते हैं? सर दोनों को बुला के एक बॉडी मान सकते हो, क्योंकि दोनों सेम एक्सीलरेशन से आगे चल रहा है। इस पर आगे टी, इस पर पीछे टी, एक बॉडी चिपका के मान लिया तो पीछे और आगे तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा कैंसिल। तो सिस्टम पे नेट अनबैलेंस फोर्स कितना है? 20, और सिस्टम का मास कितना है? 4 और 6 10, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 20/10 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको आगे ले जाने वाला कौन है? सर इसको आगे ले जाने वाला टी है। अब मुझे पता है कि इसका मास है 4, एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया दोनों का 2, इसका भी सिस्टम का। तो इस पर कितना फोर्स लगना चाहिए अनबैलेंस? सर अनबैलेंस फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, 4 दूना 8, तो रस्सी में टेंशन आ गया 8 न्यूटन। रस्सी में टेंशन आ गया 8 न्यूटन, देखो ना, खत्म हो गया। सर सारे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे क्या? हाँ भाई, सारे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे तेरे, चिंता क्यों कर रहा है? तू 2 के जगह पे 3 ब्लॉक जोड़ दे, मजा तो तब आएगा। 2 की जगह पे क्या कर दे? 3 ब्लॉक जोड़ दे। चल यहां पे मान ले एक 8 kg का ऑब्जेक्ट, ये मान ले बेटा
6 केजी का ऑब्जेक्ट है, 8 6 14, ये मान ले 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, सिंपल 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, सिर्फ 1 केजी का। और इधर से तूने पकड़ के इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तूने 45 न्यूटन। एक रस्सी जो है वो ब्लॉक ए और बी को कनेक्ट कर रहा है ये। अब मान ले इसमें टेंशन है T1, इस रस्सी में पीछे की तरफ कॉन्टैक्ट पॉइंट से पीछे की तरफ रस्सी के लॉन्ग T1, ये बी पर आगे लगेगा T1। मान ले यहां पे रस्सी में टेंशन है T2, यहां पे आगे टेंशन T2। तो बी और सी ब्लॉक को जो रस्सी बांध रहा है उसमें टेंशन निकालो, उसमें टेंशन निकालो, T2 निकालो, T1 निकालो, सिस्टम का एसेलेशन निकालो। मुन्ना सबसे पहले मैं जाऊंगा पूरे सिस्टम को एक बॉडी मान लूंगा, मतलब ए बी सी को मैं अलग मान ही नहीं रहूंगा, एक चिपका के मान लूंगा। हालांकि ए और बी को जोड़ कौन रहा है, ये रस्सी, ए पर पीछे T1 बी पर आगे T1, तो नेट ए और बी को चिपका लिया तो ये इंटरनल कैंसिल, तो तीनों को चिपका लूंगा तो बाहर से एक्स एक्सिस में फोर्स कितना लग रहा है 45। एक्सीलरेशन बराबर होता है नेट अनबैलेंस फोर्स बटा नेट मास ऑफ द सिस्टम। तो देखो इस पर अनबैलेंस फोर्स क्या है, तीनों को अगर एक मानोगे तो ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, भाई भाई तीनों को तूने एक मान लिया तो टोटल मास हो गया 6 1 7 और 8 7 15। उस 15 में ये इंटरनल है, आगे और पीछे कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स 45 बटा 15। तू सॉल्व कर ले, 3 इक्वेशन बनाएगा, आंसर यही आएगा। अच्छा हाँ, अब देख जादू, सच में जादू दिखाता हूं तुम्हें। अब मुझे T2 निकालना। हाँ अब बताइए एसिलेशन किसका है सर, सब इतने ही एसिलेशन चल रहा है, तो ये कितने एसिलेशन से आगे चल रहा होगा सर, 3 से। अब ये 8 केजी का ऑब्जेक्ट है, ये 3 से चल रहा है, तो इसको कितना फोर्स चाहिए बता, और जितना फोर्स चाहिए वो T2 ही तो देगा, तो सीधा T2 आ जाएगा तेरा R3 24 न्यूटन। निकाल ले, बोल सर इस पर 24 न्यूटन आगे लग रहा होगा, इस पर 24 न्यूटन कहां लगेगा, पीछे लगेगा। क्यों कि भाई ये T2 अगर आगे 24 है तो यहां पे 24 पीछे लग रहा है। अब अगर मैं 6 केजी पे बात करूं तो 6 केजी कितने से एक्सिलरेटेड है सर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इस पर अनबैलेंस फोर्स कितना लगना चाहिए, 18 न्यूटन। अब 18 न्यूटन कौन देगा, T1 18 होगा क्या, नहीं। अगर मान ले T1 को तो 18 बोलता है तो T2 तो पीछे 24 है, तो पीछे ले जाएगा, नहीं। T1 माइनस T2 का डिफरेंस 18 आएगा, T1 माइनस T2 का डिफरेंस 18 न्यूटन आएगा, और T2 तुम्हारा 24 पता है तो T2 को उधर चला जा, तो T1 बराबर हो जाएगा 24 प्लस 18, 8 4 12 कहां 2, हां से ले 2 1 3 1 4, 42 न्यूटन आंसर आएगा, 42 न्यूटन आंसर आएगा। अच्छा हाँ भाई, इसमें देखो तो T1 42 पीछे है, 1 केजी के अगर ऑब्जेक्ट की मैं बात करूंगा तो इस पर पीछे टेंशन कितना है सर, 42 न्यूटन, वेरी गुड। और आगे फोर्स कितना लग रहा, 45 न्यूटन, तो T1 तो मैंने निकाल लिया 42 और ये लग रहा 45। अब चेक भी कर सकते हो कि सही है कि नहीं। बताओ ये कितने से एक्सिलरेटेड है सर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगना चाहिए। देखो एक्सेलरेशन कौन देता है, नेट फोर्स, तो मास 1 एक्सेलरेशन 3, तो 3 न्यूटन लगना चाहिए सर। तो देखो आगे 45 और पीछे 42 तो 45 और 42 का डिफरेंस 3, फोर्स 3 न्यूटन का लग रहा है, 3 न्यूटन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, देखो 1 इंटू 3 3 आ गया। अभी नहीं, अभी रुक, अभी रुक, इसको अलग कंसेप्ट से समझाता हूं। देख नेट फोर्स बटा मास एक्सेलरेशन तो आएगा, नेट अनबैलेंस फोर्स 45, नेट मास 15, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब मैं तुम्हें इधर से ले चलता हूं, इधर से सर, इधर से ले जाने का मतलब सर सुन समझाता हूं। ये 1 केजी का ऑब्जेक्ट है और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब ये इसको कितना फोर्स चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 केजी का है और वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रहा है, तो कितना फोर्स चाहिए सर, मास इंटू एक्सीलरेशन। बताओ मास इंटू एक्सीलरेशन क्या आएगा, तो इस पर जो नेट फोर्स आएगा मास 1 एक्सीलरेशन 3 न्यूटन आना चाहिए, मतलब ये 3 न्यूटन की जरूरत है। इसको दिया कितना 45, खाएगा कितना, ये एम ए बराबर फोर्स वो खा जाता है ऑब्जेक्ट, एम मास का ऑब्जेक्ट ए से चलने के लिए फोर्स खाएगा एम ए, ये कितना खाएगा एम ए, लगा कितना 45, खाया कितना 3, तो बचा इसमें 45 में से 3 जाएगा 42, तो ये T1 42 आ गया। ओ भाई, तो इसमें 42 न्यूटन लग रहा है। अब 3 से चलने के लिए कितना खाएगा सर, 18 खाएगा सर, 42 में से 18 घटा दे, T2 आ जाएगा। T2 क्या होगा, 42 माइनस 18, बोल 36, 24 न्यूटन। 42 में से 18 घटा 24 न्यूटन, 24 न्यूटन। थोड़ा बहुत जोरदार। हाँ उधर से निकाल, इधर से निकाल, इसको कितनी जरूरत है, एम ए जरूरत है, नेट फोर्स जो होता है वो एम इंटू ए होता है। बताओ चमका कि नहीं चमका, एकदम धुआंधार,
एकदम धुआंधार चमका कि नहीं चमका? भाई कत्ल कर दोगे तुम सवाल का। अगर तुम समझ गए तो लिख दो, सवाल का कत्ल कर देंगे, खुलेआम खूनम खून मचा देंगे साले, सवाल का गर्दा उड़ा देंगे एकदम। हाँ कि ना, कत्ल कर देंगे सवाल का। देख इधर 4 kg का ऑब्जेक्ट है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 3 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, इधर से फोर्स लगाया हमने F इज इक्वल टू 30 न्यूटन, और इधर फोर्स लगा दिया हमने 6 न्यूटन। ये F1 लगा रहे हैं, ये F2 लगा रहे हैं। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। इसमें टेंशन है T1, इस वाले वार में टेंशन है T2। तो T1 एंड T2 में निकालना है। आओ आओ, एक तरीका क्या है, एकदम बेसिक कंसेप्ट से करना। अब एक बात बताओ, ये जाएगा किधर? पीछे जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो इस रस्सी से बंधे थे। इन दोनों को रस्सी बांध रहा है, इन दोनों को रस्सी बांध रहा है। पीछे लग रहा है 6 न्यूटन, आगे लग रहा है 30 न्यूटन। तो अनबैलेंस फोर्स कितना होगा? अनबैलेंस फोर्स होगा 30 न्यूटन। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स सिस्टम पे क्या होगा? तो इसको मैं अगर सिस्टम मान लेता हूं, तो ये इंटरनल कैंसिल इंटरनल कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 1 5 और 3 8, 8 kg का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस पर पीछे लग रहा होगा 30 न्यूटन, आगे लग रहा होगा 6 न्यूटन। तो पीछे की तरफ अनबैलेंस फोर्स आ गया तुम्हारा 24, 30 में से जाएगा बटा 8, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होगा। ये एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ इसको कितने की जरूरत है? 4 kg के ऑब्जेक्ट को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने के लिए 4 3 12 12 न्यूटन चाहिए, लगा 30, चाहिए 12, T1 18। अरे भाई कत्ल कर दिया साला, 18। 1 kg को कितना चाहिए? कितने चलना? 3 से, सब 3 से चलेंगे, तो इसको 3 न्यूटन चाहिए, लग रहा 18, 3 न्यूटन इसको चाहिए, तो 18 में से 3 खा जाएगा, इधर चला जाएगा T2 15। अब तू चाहे तीनों का अलग अलग एफबीडी बना, तब निकाल आंसर यही आएगा, करके देख ले। 50 मिनट बोला था बेटा, 50 मिनट में कैंसिल कर रहा हूं। ये जो काम पहले टेंशन कर रहा था वहां पे, अब ये काम कौन करेगा? नॉर्मल करेगा। 14 न्यूटन का फोर्स यहां पे लगाया है, कहां? आगे की तरफ। तो ए और बी में दो पैरेलल लाइन खींचो, ये बी पर, ये ए पर, यहां पे ये सी पर, ये बी पर। उसी तरीके से करना है सॉल्व। करके दिखाओ एक बार, अगर खूनम खून हो जाए तो बताना। तीनों को अगर एक मान लिया तो ये नॉर्मल नॉर्मल इंटरनल हो जाएगा। तो नेट फोर्स 14, मास बोल 4 2 6 1 7, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आएगा। अब पूछा ए एंड बी के बीच में कितना नॉर्मल लग रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स ए और बी के बीच में कितना लग रहा होगा। एक बात बता, ए का मास कितना है? 4 kg। कितने एक्सीलरेशन चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो कितना फोर्स खाएगा? 4 दूना 8 खाएगा, दिया कितना? 14, खाएगा कितना? 8। आंसर कितना होगा? 6। बता, एकदम कत्ल कर दिया कि नहीं? बता भाई, कत्ल कर दिया कि नहीं? समझ गया? तो यहां तक थी हमारी जर्नी। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। खून कर दे एकदम।